तो लास्ट लेक्चर में जो है हम लोग यहाँ तक किए हुए थे, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन देख रहे थे, टेम्परेचर का बात कर लिए थे, सॉल्वेंट हो चुका था, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट और नेचर ऑफ रिएजेंट देखना है। इसके लिए हम 2 एग्जाम्पल देंगे, सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखना है। मान लें कि कोई ऐसा स्पीसीज है और यहाँ हम बेस के रूप में लेते हैं CH3O-। एक ऐसा स्पीसीज है और यहाँ हम बेस के रूप में लेते हैं 2 चीज़, एक OH-, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो है एक OH- लेते हैं, ऐसे दिखा दें हम OH- और दूसरा लेते हैं CH3O-। सारा कंक्लूजन आ जाएगा यहाँ से ऐसा। और अब समझ में आएगा हम लोग को कि यह क्या चीज़ का काम करने वाला है। देखो, मोस्टली हम लोग E2 लेकर के चल रहे हैं। अब यदि आप E2 लेकर के चल रहे हो मतलब SN2 लेके चलोगे। अब SN2 में याद करो कि एक वर्ड पे बहुत ज़्यादा जोर दिए थे हम, और वह था स्टेरिक हिंडरेंस। क्या था? स्टेरिक हिंडरेंस। अब यदि यह SN2 है या E2 है तो इसका मतलब इसमें कुछ ऐसा होगा, CH3O-, ये Br यहाँ से हटेगा और ये यहाँ जाएगा। यदि SN2 करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा तो इसे कार्बन तक पहुँचना होगा। ये SN2 है सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यही यदि E2 करता है, एलिमिनेशन करता है, तो इसे कार्बन तक नहीं पहुंचना पड़ेगा, हाइड्रोजन तक पहुंचेगा। या देखो ऐसे ई जाएगा यहाँ। अब आप अपने से देख करके बताओ कि इस नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को यहाँ कार्बन तक पहुंचना आसान होगा या हाइड्रोजन तक पहुंचना आसान होगा? बता दो ज़रा। हिंडरेंस देखो और हिंडरेंस देख करके हमें बताओ। तो ये जो CH3 हैं ये कहीं ना कहीं तो बल्कि ग्रुप की कैटेगरी में आते ही हैं। उतने बल्कि नहीं है लेकिन है तो बल्कि। तो यदि यह न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और कार्बन को अप्रोच करेगा तो इसे हिंडरेंस का सामना करना पड़ेगा। स्टेरिक हिंडरेंस आएगा इसमें, स्टेरिक हिंडरेंस से गुजरना होगा इसे। और स्टेरिक हिंडरेंस तो रेट को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। और तब तो और करेगा जब ये देखेगा कि मेरे पास एक आसान रास्ता भी है, एक दूसरा ऑप्शन भी है जहां हम काफ़ी आसानी से पहुंच सकते हैं, काफ़ी आसानी से जा सकते हैं, एक वैसा भी रास्ता मेरे पास है। तो इस केस में हिंडरेंस और डोमिनेट करेगा और ये कार्बन तक ना पहुंच करके हाइड्रोजन तक पहुंचेगा, क्योंकि हाइड्रोजन तक पहुंचने में क्या ही हिंडरेंस है, इधर किनारे से पहुंच जाएगा। ये सब को इसको मतलब ही नहीं रहेगा यहाँ। तो कहने का मतलब हुआ कि जब हिंडरेंस काफ़ी ज़्यादा हो, कार्बन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो, तो नहीं पहुंचेगा कार्बन तक, हाइड्रोजन तक पहुंचेगा। और जब हाइड्रोजन तक पहुंचेगा तो काम कर जाएगा बेस का, और जब बेस का काम करेगा तो फिर फेवर हो जाएगा एलिमिनेशन। अब यहाँ से हाइड्रोजन करके प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 Br तो हट ही जाएगा। दिस इज द प्रोडक्ट। हिंडरेंस इज द फैक्टर, और वही फैक्टर यहाँ आएगा। OH- काफ़ी स्मॉल साइज का है, ये भी स्मॉल ही है। इससे हम ना तो बहुत ज़्यादा लार्ज कहेंगे ना तो बहुत ज़्यादा स्मॉल कहेंगे, बीच का है, ठीक ठाक है। अब यहाँ या OH- चाहेगा तो कार्बन तक भी पहुँच सकता है, क्योंकि 1 डिग्री हेलाइड है। और 1 डिग्री हेलाइड है तो हम लोग जानते हैं कि इसमें SN2 रिएक्शन बढ़िया से होता है, ठीक ठाक है। 1 डिग्री के लिए SN2 बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह काफ़ी आसानी से जो OH- है पहुंच सकता है इस कार्बन तक। आयोडीन यहाँ से बाहर होएगा
और इस केस में प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2OH। इसे हाइड्रोजन में भी रुचि थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन कार्बन को यह ज़्यादा प्रीफर करेगा हाइड्रोजन की तुलना में, क्योंकि यहाँ हिंड्रेंस उतना हो नहीं रहा है। और दूसरा बात यहाँ एक कंसेप्ट आता है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस का, जो कि एडवांस कंसेप्ट है। अभी तक शायद इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़े होंगे। और इस कंसेप्ट के अनुसार OH- जो एक हार्ड बेस होता है, और हार्ड बेस हमेशा हार्ड एसिड को प्रीफर करता है। हार्ड एसिड वो होता है जिसपे प्लस चार्ज ज़्यादा हो। तो यदि आयोडीन यहाँ जुड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली इस कार्बन पे प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा इसके हाइड्रोजन की तुलना में। और जब इस कार्बन पे प्लस ज़्यादा होगा तो ये माइनस वाला इसे ही प्रीफर करेगा, इसको प्रीफर नहीं करेगा। तो इस केस में मोस्टली सब्स्टिट्यूशन ही होना है, SN2। एलिमिनेशन का कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। लेकिन वही आप इसे देख लो तो यह देखो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को 2 बल्कि बहुत बड़ा है, देख रहे हो, टर्शियरी ग्रुप है, बहुत बड़ा। अब ई चाहेगा कि पीछे से हम इस पर अटैक करें, कैसे जाएगा? अपने इतना बड़ा साइज का है कि इसका हालत ख़राब हो जाएगा। ऐसा है CH3C CH3O-, यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, भले ही छोटा है लेकिन खुद बड़ा है। इसलिए यहाँ तक ना पहुँच करके क्या करेगा कि जो किनारे में हाइड्रोजन है यहाँ तक पहुँचेगा, ई नहीं होगा यहाँ, और फिर ऐसे प्रोडक्ट हो जाएगा CH2 और फिर यहाँ से I- बाहर, और ये अपना अल्कोहल बना लेगा। तो दोनों में एक ही बात कॉमन था कि हिंड्रेंस या तो उस नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज में हो, या फिर हिंड्रेंस उस सबस्ट्रेट में हो। दोनों में से किसी में भी हिंड्रेंस है तो हिंड्रेंस हमेशा सब्स्टिट्यूशन के रेट को घटाएगा और एलिमिनेशन के रेट को बढ़ाएगा। एलिमिनेशन ज़्यादा प्रीफर होगा जब कोई बल्की ग्रुप है तो, और बताया कि वह बल्की ग्रुप बेस के रूप में हो, न्यूक्लियोफाइल के रूप में हो, सबस्ट्रेट के रूप में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्की ग्रुप है तो फिर वहाँ सब्स्टिट्यूशन का रेट घटेगा और एलिमिनेशन का रेट बढ़ेगा। तो आई थिंक यार सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए था। एक टेम्परेचर हम लोग देखेंगे, टेम्परेचर बहुत हाई दे करके रखा है तो एलिमिनेशन ही फेवर होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा वहाँ। फिर वहाँ बल्कीनेस से कोई मतलब ही नहीं है। और यदि बल्की ग्रुप है तो फिर वहाँ तो वैसे भी एलिमिनेशन होगा, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं देगा। तो ये 2 मेन वजह हैं, ये 2 मेन फैक्टर्स हैं जिस आधार पे आप कंक्लूड करोगे कि रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन में जाएगा कि रिएक्शन एलिमिनेशन में जाएगा। बाकी सब्स्टिट्यूशन तो डिटेल में पढ़े ही हुए हैं, एलिमिनेशन में भी बहुत कुछ हम लोग जान चुके हैं। अब काफ़ी इम्पॉर्टेंट 2 मैकेनिज्म हम लोग देखने वाले हैं E2 एलिमिनेशन के लिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट, और वह है सेटजेफ एंड हॉफमैन रूल्स एलिमिनेशन के लिए। जैसे एडिशन में हमने मार्कोवनी-कॉप्स और एंटी मार्कोवनी-कॉप्स पढ़ा था, वैसे एलिमिनेशन के लिए ये 2 है, सेटजेफ, हॉफमैन, दोनों नाम है। सेटजेफ को और अलग अलग नाम से जाना जाता है, हॉफमैन का यही है HO≡F और MA≡N, मिस्टेक नहीं करना है, ≡F≡N। सेटजेफ को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, अलग अलग नाम से। क्या कहते हैं ये 2 रूल, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे इसमें। सेटजेफ और हॉफमैन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक इसके लिए एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, उस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को लेकर के हम लोग चलें। एक ऐसा कंपाउंड है CH3 CHH
CH2, इसके भी H को हम अलग दिखा रहे हैं। यहाँ एक कॉमन सा बेस हम ले रहे हैं इथॉक्साइड C2H5O-। यहाँ से प्रोडक्ट बना दें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से प्रोडक्ट बना दें CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। यहाँ हाइड्रोजन को मार्क कर दें, इसे हम हाइड्रोजन नंबर 1 कर देते हैं, इसे 2 कर देते हैं। तो ये जो बना है हाइड्रोजन 1 के एलिमिनेशन से बना है, ये हाइड्रोजन 2। हेयर वाई इज द लिविंग ग्रुप, हेयर वाई इज द लिविंग ग्रुप। अब एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा कहते हैं कि यदि वाई के जगह आप लेते हो Br तो ई वाला प्रोडक्ट 19% है, ई प्रोडक्ट 81% है। यदि वाई के जगह आप लेते हो ऐसा सल्फोनियम टाइप का ग्रुप तो यह प्रोडक्ट 74% है, ई 26% है। और यदि यहाँ आप ले लेते हो NMe3 पे प्लस तो फिर ये प्रोडक्ट 95% है और ये मात्र 5% है। क्या वजह रहा होगा? इसका ध्यान से समझेंगे हम लोग। यह वाई यहाँ से लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप का नेचर पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में कितना ज़्यादा अंतर आ रहा है कि लिविंग ग्रुप यहाँ Br है तो ई वाला प्रोडक्ट 19% है, ई प्रोडक्ट 81% है। जैसे जैसे चेंज कर रहा वाई प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा अंतर आते जा रहा है। तो सबसे पहले जाने कि इन दोनों अल्कीन में अंतर क्या है। इन दोनों अल्कीन में अंतर क्या है, नाम एक लिख लोगे थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा। 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन मतलब इधर डबल बॉन्ड में एक तरफ केवल सब्सटीट्यूशन है, यहाँ डबल बॉन्ड के दोनों तरफ है तो इसको हम लोग कहेंगे लेस सब्सटीट्यूटेड और ये है मोर सब्सटीट्यूटेड। अल्कीन का स्टेबिलिटी जैसा कहता है कि मोर सब्सटीट्यूटेड है तो वह मोर स्टेबल भी होगा और लेस सब्सटीट्यूटेड है तो लेस स्टेबल होगा। कहता तो यही है। अब किसी भी रिएक्शन के दरमियान जब मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन बने तो इसे हम कहते हैं सेटजेफ रूल, इसे हम कहते हैं सेटजेफ रूल। और जब उस रिएक्शन के दरमियान एक लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन बने तो कहलाता है हॉफमैन रूल, या इसे हॉफमैन प्रोडक्ट कहेंगे। तो इसी बात को समझना है हमें कि कब सेटजेफ बनेगा, कब हॉफमैन बनेगा, कब सेटजेफ का फॉर्मेशन होगा और कब हॉफमैन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। बस इस बात को समझना है। तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनने के जो है 4 इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसे हम लिख रहे हैं, ध्यान में रखना है उसे। हॉफमैन बनने के 4 इंपॉर्टेंट कंडीशन है। हॉफमैन के लिए हम कंडीशन लिख रहे हैं कि कब हॉफमैन बनेगा। ऊपर वाला ये हॉफमैन प्रोडक्ट है ना, ये हॉफमैन है तो इसके लिए 4 कंडीशन। बेस इज बल्की, नंबर 2 पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप में जनरली फ्लोरीन होगा, अमोनियम सॉल्ट होंगे या फिर सल्फोनियम सॉल्ट होंगे। और तीसरा कंडीशन है अस्टेरिक हिंड्रेंस एट बीटा कार्बन, अस्टेरिक हिंड्रेंस एट बीटा कार्बन
याद रखोगे इसे, बड़ा इंपॉर्टेंट सा बात है। और नंबर 4 में कॉन्जुगेशन, प्रेजेंस ऑफ 1 और मोर डबल बॉन्ड्स। तो ये 4 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन लागू हो रहा है तब वहाँ हॉफमैन प्रीफर होगा, और इन चारों में से कोई भी लागू नहीं हो रहा है तो फिर वहाँ सेटजेप प्रीफर होगा। बस इतना सा बात याद रखना है, इतना ही बात है इसमें। अब इसके लिए हमें क्या देखना है, प्रेजेंट में ये 4 में से देखो कौन से कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं। तो बेस सेम ही है दोनों केस में, इसी बेस के द्वारा दोनों रिएक्शन हो रहा है। या लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा, बगल वाला बीटा। तो बीटा कार्बन पे बल्कि ग्रुप तो है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, चलेगा। बेस बल्कि नहीं है, बीटा ग्रुप पे हिंड्रेंस नहीं है बीटा कार्बन पे। सेकेंड, लिविंग ग्रुप का फैक्टर आ रहा है, हम लोग यहाँ वाई को ही चेंज कर रहे हैं। तो वाई के जगह जब बी आर है सो दिस इज गुड लिविंग ग्रुप, अच्छे से हट जाता है। और गुड लिविंग ग्रुप यदि वो है तो गुड लिविंग ग्रुप में देखो इसमें कहीं आ रहा है क्या गुड लिविंग ग्रुप, नहीं, इसमें पुअर लिविंग ग्रुप है कि लिविंग ग्रुप के रूप में ई दोनों रहेगा तब हॉफमैन बनेगा। तो ये दोनों एक बार यहाँ था एक बार यहाँ था, इसलिए इन दोनों केस में हॉफमैन का प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है, सेटजेप का कम। और यहाँ जो है सो पुअर लिविंग ग्रुप नहीं है, एक बढ़िया सा लिविंग ग्रुप है, ब्रोमाइड जितने भी हेलाइड हैं ऑल गुड लिविंग ग्रुप ऐसा। तो इस केस में जो है या सेटजेप प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है। तो एक कंडीशन है जिसे डायरेक्ट आप याद रखोगे किसी भी रिएक्शन के लिए कि जब एक सिंगल रिएक्शन में अलग अलग तरह के अल्कीन बने तो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हॉफमैन प्रोडक्ट कहलाएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन सेटजेप प्रोडक्ट कहलाएगा। अब दोनों में से स्टेबल तो भले ही मोर सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन वह मोर सब्स्टिट्यूटेड बन पाएगा तब तो स्टेबल होगा। जब बनने में ही परेशानी हो रहा है तो फिर कहाँ से स्टेबिलिटी उसमें हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत में हम लोगों को ये 4 फैक्टर को मिला करके देखना है। तो अब इन चारों का एग्जाम्पल अभी हम एक एक करके देंगे। तो अभी जो यह एग्जाम्पल दिया हुआ उसमें से ई वाला एग्जाम्पल यहाँ सेकेंड नंबर फैक्टर ऑपरेट हो रहा है, लिविंग ग्रुप का केवल नेचर, क्योंकि बेस सेम रखा है हमने, सबस्ट्रेट सेम रखा है हमने, बस इस लिविंग ग्रुप को चेंज कर रहे हैं। तो लिविंग ग्रुप पुअर रहा तो उस केस में हॉफमैन बनेगा, गुड लिविंग ग्रुप रहा हेलाइड वगैरह तो उस केस में सेटजेप बनेगा। तो उस पॉइंट को नोट डाउन करके रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्यों यदि लिविंग ग्रुप पुअर है तो यहीं से क्यों हटेगा, देखो जरा समझो इसे। CH3 CH H CH, अब यहाँ Y के जगह हम इसे रख देते हैं N Me3 पे प्लस CH2H ऐसा। तो ठीक है, या पुअर लिविंग ग्रुप है तो आखिर इसमें क्या वैसा हो जाता है कि फिर यही वाला हाइड्रोजन हटेगा, ये नहीं हटेगा, क्योंकि ये हट रहा है तभी तो ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है ज़्यादा, 95%, ये तो 5% है। तो ध्यान से देखना है, एक तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है वैसे भी, और अब यहाँ नाइट्रोजन पे प्लस है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस लेवल तक बढ़ा होगा, यू कैन इमेजिन किस लेवल तक इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा होगा। मतलब अब जो है ना यहाँ हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का हो गया है, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का हो गया है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तुरंत से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा कार्बन का, कार्बन फिर बगल वाले का विड्रॉ करेगा। अब बगल में यहाँ एक ही कार्बन इसके बाद तो है नहीं, तो ये पूरा का पूरा जोर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पे लगा देगा, और ये जो है सो कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो कुछ जोर हाइड्रोजन पे लगाएगा, कुछ इधर लगाएगा। तो इस हाइड्रोजन पे तो ज़्यादा लोड पड़ रहा है ना, क्योंकि यह कार्बन पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसी का खींच रहा है, जबकि कार्बन इधर मिथाइल से भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा। तो जब यहाँ इसी का इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इधर जा रहा है तो ऑब्वियसली यह जो हाइड्रोजन हो जाएगा ज़्यादा एसिडिक नेचर का हो जाएगा, मोर एसिडिक नेचर का होगा, और ये जो हाइड्रोजन होगा वो लेस एसिडिक होगा। तो इसमें हम लोगों को हाइड्रोजन का एसिडिटी देखना है कि कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है। जो हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा उसे ही बेस यहाँ प्रीफर करेगा। तो अब जो यहाँ हम लोग बेस लिए हुए हैं C2H5O- इससे लेगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से बाहर हो जाएगा ऐसा। तो इस केस में जब लिविंग ग्रुप पुअर हो तो उस केस में हमें देखना है हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर।
जो हाइड्रोजन जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उस हाइड्रोजन के लिए जो हाइड्रोजन जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसके लिए हटना वहाँ से उतना आसान होगा, और जितना आसानी से वो हट जाएगा वहाँ से, जितना आसानी से हट जाएगा वहाँ से प्रोडक्ट का यील्ड उतना बेहतर होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पहले हाइड्रोजन हटेगा, और जब पहले हाइड्रोजन हटेगा तो कार्बन पे माइनस आएगा, मतलब इसमें कार्बन आयन जैसा कुछ बनेगा, इसमें कार्बन आयन जैसा कुछ बनेगा, और सेटजेप में कार्बोकेटायन जैसा कुछ बनता है, मतलब E1 में भी ऑपरेट होता है, E1 में भी ऑपरेट होता है। सेटजेप रूल जो है वह E1 एलिमिनेशन में भी ऑपरेट होता है, याद रखोगे। कार्बोकेटायन उससे बनता है ना, तो यह कार्बोकेटायन को जनरली इन्वॉल्व करता है, जबकि इसमें कार्बन आयन जनरली इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको हम लोग कर लिए। पुअर लिविंग ग्रुप होने से क्यों वहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, इसको हम लोग देख चुके हैं, और इसे भी देख चुके हैं कि बेस बल्कि रहने से भी वो क्यों ऐसा करेगा, ये भी हम लोग देखे हैं। अभी एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन बता रहे थे वहाँ, लेकिन फिर भी एक राउंड और हम लोग देखते हैं इन तीनों का एग्जाम्पल। तो जब भी दो दो अल्कीन बनने की बात हो तो उस केस में कंडीशंस डिसाइड करेंगे विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एज द मेजर। अल्कीन का स्टेबिलिटी वहाँ शायद ही कोई रोल प्ले कर पाए, शायद ही कोई रोल प्ले कर पाए। चलो देखो, जब बेस बल्की हो, बेस इज बल्की, इसका एग्जाम्पल ऐसा CH3 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 O- टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड है। हेलाइड के रूप में CH3C CH3 Br CH2 CH3 ऐसा। सब्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं, कार्बन तक पहुंचना इसके बस की बात नहीं है, इस कार्बन तक पहुंचना इसके बस की बात नहीं है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। अब एलिमिनेशन होगा तो फिर ये अल्फा कार्बन है, ई भी बीटा है, ई भी बीटा है, ई भी बीटा है, कौन से बीटा तक ये आसानी से पहुंचेगा। देखो बल्कि बेस है, बल्कि बेस कौन से बीटा तक आसानी से पहुंचेगा, तो इस बीटा तक पहुंचने के लिए इधर से भी हिंड्रेंस होगा, इधर से भी हिंड्रेंस होगा, क्योंकि E2 मैकेनिज्म होना है। तो उस केस में जो है या किनारे वाले को प्रीफर करेगा, इसको या इसको प्रीफर करेगा, किसी एक को, ऐसा। तो यहाँ से EBr यहाँ से बाहर ये ले लेगा इसको, या इससे इसके हाइड्रोजन को भी ले सकता था, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3, लेस सब्स्टिट्यूटेड। और लेस सब्स्टिट्यूटेड है मतलब हॉफमैन प्रोडक्ट है, हॉफमैन प्रोडक्ट है। वही यदि ऐसा प्रोडक्ट बनता CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH3 तो यह सेटजेप होता, लेकिन ये बनेगा ही नहीं। ये बेस ही इतना भारी है कि उस हाइड्रोजन तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा, उससे ज़्यादा यही बनेगा। अरे बनेगा तो माइनर हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा, इतना याद रखो। नेक्स्ट, हिंडरेंस एट बीटा कार्बन। जब बीटा कार्बन पे हिंडरेंस हो, इसका भी एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। बीटा कार्बन पे हिंडरेंस का बेस छोटा सा ले ले, स्मॉल बेस, इथॉक्साइड ले ले, स्मॉल बेस, सबस्ट्रेट कुछ ऐसा CH3 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 CH2 CH3 CH3 Br, ऐसा। कार्बन तक नहीं पहुंच पाएगा, न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा, इस कार्बन तक पहुंचना इसके बस की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस है। तो ई अल्फा, ई बीटा, ई बीटा, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है। तो अब इसके पास ऑप्शन रहा, यहाँ तो पहुँचने का औकात ही नहीं रहा इसका, इतना हिंड्रेंस है कि या तो इस हाइड्रोजन को ले या फिर इस हाइड्रोजन को ले, ये बहुत छोटा है। अब यहाँ देख लो, जब इस हाइड्रोजन तक ही पहुँचेगा तो इस बीटा कार्बन के बगल में कितना बड़ा ग्रुप है, सो 2 बल्कि ग्रुप, बीटा पे एकदम स्टेरिक हिंड्रेंस है, 2 बल्कि बहुत बड़ा बल्कि है। तो ये इधर से यहाँ तक पहुँच पाना इसके लिए मुश्किल होगा, ये पहुँचने ही नहीं देगा, नहीं अटैक करने देगा, नहीं, इसको आड़ देगा। यहाँ कैसे पहुँचोगे,
इसीलिए जो है ये इस पर अटैक करेगा, क्योंकि इधर से कोई ग्रुप इसको रोकने वाला नहीं ना है, कोई रोकने वाला नहीं है, तो आराम से इसके हाइड्रोजन को लेगा। तो एक हाइड्रोजन को अलग दिखा दोगे तो यहाँ शिफ्ट कर दो, यहाँ शिफ्ट कर दो, और प्रोडक्ट हो जाएगा ऐसा CH3 CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। तो बेस बल की देख लिए, पुअर लिविंग ग्रुप देख लिए, बीटा कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस देख लिए। अब यह जो डबल बॉन्ड वगैरह प्रेजेंट होगा इसका क्या चक्कर है उसे भी देख लेते हैं, हम लोग। डबल बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन। presence of double bond, conjugation। जैसे इस तरह का कोई अल्कीन है, बेस यहाँ छोटा सा बेस है, और एक और CH3O-। इन दोनों में प्रोडक्ट डिसाइड करें हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा कार्बन बीटा बीटा, अल्फा कार्बन बीटा बीटा। हिंड्रेंस की बात करोगे तो इस बीटा कार्बन पे ये 2 अल्काइल हैं, इस बीटा कार्बन पे यहाँ 2 कार्बन का है, तो हिंड्रेंस लगभग एक जैसा होगा। जितना हिंड्रेंस ये दोनों मिथाइल करेगा उतना हिंड्रेंस या पूरा के आसपास कर सकता है, ये थोड़ा कम करेगा लेकिन करेगा। वैसे यहाँ इधर CH3 है, इधर फिनाइल है, तो ऑब्वियसली फिनाइल ज़्यादा हिंड्रेंस करेगा, तो उस हिसाब से इसको यहाँ अटैक करना चाहिए था इस कार्बन पे। और जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट ऐसा बनेगा CH2 CH सॉरी बीटा ही है ना, तो यहाँ अटैक करेगा, तो CH3 CH सॉरी फिनाइल रिंग, फिर CH2 CH यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस यदि इस पे अटैक करता है यहाँ, तो फिर डबल बॉन्ड ऐसे बनेगा CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। शायद पिछला लेक्चर में किए थे इस तरह का प्रोडक्ट। ये देखो यहाँ से, दिस वन इज कॉन्जुगेटेड अल्कीन, रेजोनेंस है, कॉन्जुगेटेड अल्कीन हाईली स्टेबल है। ई यहाँ जाएगा, ई यहाँ आएगा, हाईली स्टेबल। और यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है, नो कॉन्जुगेशन, नो रेजोनेंस, लेस स्टेबल। तो यहाँ प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी डोमिनेट कर जाएगा, और ई जो है मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ई माइनर हो जाएगा। कॉन्जुगेटेड अल्कीन ऑलवेज मोर स्टेबल, हमेशा याद रखोगे। तो इस केस में बात उल्टा पलटा हो जाएगा सब। यहाँ भी वही चीज़ है, कि एक बार आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो ऐसा बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ CH3 प्लस यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो ऐसा बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। देखो ये अगल बगल है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो तो उसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं हम लोग। तो यह कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेटेड है, ई इधर जा सकता है, इधर आ सकता है, इधर कॉन्जुगेशन में है। ई नहीं है, कहाँ जाएगा इधर उधर, नॉन कॉन्जुगेटेड है, तो ये लेस स्टेबल हो गया, ये मोर स्टेबल हो गया, और मोर स्टेबल हो गया तो ये मेजर हो जाएगा इस केस में, और ये माइनर हो जाएगा। तो मेजर हो जाएगा मतलब कि हॉफमैन को फॉलो कर लेगा ऐसे। हालांकि यहाँ हाइड्रोजन वगैरह उतना है नहीं, तो देखने का मतलब नहीं है। इस केस में आप अल्कीन की स्टेबिलिटी को देखोगे, अल्कीन जो ज़्यादा स्टेबल होगा
वही मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा, और अल्कीन जो कम स्टेबल होगा वो जो है माइनर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। तो आई थिंक अभी एलिमिनेशन के लिए इतना काफ़ी है। पूरा हम लोग शुरू से अल्फ़ा बीटा गामा बीटा में E1 E2 E1 CB, फिर E1 को देखा हमने, E1 CB को देखा हमने, E2 को भी देखा। E2 में फिर ये जो रूल्स आए हॉफमैन और सेटजेप, इनको कंसिडर करा हमने। अलग अलग कंडीशन भी हम लोग देख लिए कि कौन से कंडीशन में कौन सा रूल अप्लाई होगा, ये सब कुछ हम लोग देख लिए। और इस सब कुछ के आधार पे कई निष्कर्ष इसमें आया जिससे हम किए। और नोट्स में हो सकता है इतना सारा नहीं हो, तो बार बार कहते हैं कि इसको आप वीडियो से डायरेक्ट नोट डाउन करोगे, क्या कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे केस में, तो ध्यान रखोगे इन बातों का। तो जो 3 मेजर क्लास के रिएक्शन थे उसको हमने पढ़ा। सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, एडिशन पढ़ा, एलिमिनेशन पढ़ा। एडिशन में 3 कैटेगरी हम लोग देखे थे, फ्री रेडिकल एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। वैसे सब्स्टिट्यूशन में 3 केस आया, एलिमिनेशन में भी 3 आ गया, E1 E2 ऐसे करके। तो इन सबको काफ़ी अच्छे से ये रीड है। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो होंगे ऑर्गेनिक में वे इन्हीं कैटेगरी में होंगे। इसके अलावा जो कुछ कुछ हम लोग लिखे हुए थे, कंडेंसेशन, पेरीसाइक्लिक, रीअरेंजमेंट, उन रिएक्शंस को थोड़ा थोड़ा एक लेक्चर में हम लोग कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक उन सबको करते हुए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन यहाँ से जो है समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।